हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग काफ़ी समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आपकी ये इंतजार खत्म होने जा रही है। सीबीडीटी ने यहाँ पे 2 आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सीबीडीटी के द्वारा 2 आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, उन सब को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर 1 फॉर्म्स जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। मतलब कि जो सैलरी क्लास के पर्सन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो लोग आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। और आईटीआर 1 में दोस्तों नॉर्मली जो इनकम रिपोर्ट की जाती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी से इनकम हो रखी है आपको, या फिर पेंशन से इनकम हो रखी हो, या फिर आपको किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी है, या फिर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम जैसे कि सेविंग बैंक और एफडी की इंटरेस्ट हो सकती है, फैमिली पेंशन हो सकता है, डिविडेंड की इनकम हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपीज तक का यदि है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों इन सारे सोर्सेज से जो आपकी इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 24-25 की हम बात कर रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, वो 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। यदि 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करता है तो आप फिर आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकेंगे। आईटीआर 1 फॉर्म कौन नहीं फाइल कर सकता है, तो कोई यदि कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स उसने होल्ड किया हुआ है, या फिर किसी पर्सन का आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट्स हो, या फिर वो आउटसाइड इंडिया में कोई अकाउंट है उसमें वो साइनिंग अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि सेक्शन 194N आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब कि आपका कैश विड्रॉल पे टीडीएस कट चुका है, तो ऐसे केस में भी आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप ईएसओपी में कवर्ड हो, आपको कोई पेमेंट या डिडक्शंस किया गया टीडीएस का, तो आप आईटीआर 1 में इसको फाइल नहीं कर पाओगे। और कोई भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, या फिर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करनी है अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, तो भी आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाओगे। और जो आईटीआर 4 फॉर्म होता है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फर्म के केस में अदर देन एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर। तो यहाँ पे ऐसे लोग आईटीआर 4 को फाइल करते हैं जिनकी की टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस की है, और इनको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं सेक्शन 44AD, 44AD और 44AE में। और इस आईटीआर 4 में आप सैलरी और पेंशन की इनकम भी दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दिखा सकते हैं, और इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम भी 5000 तक आप शो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगेन आईटीआर 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, या फिर कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई भी एसेट आपकी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है जिसमें आपकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकती है, या फिर कोई भी अकाउंट आपकी फॉरेन कंट्री में है बैंक में, और आप एज ए साइनिंग अथॉरिटी आप वहां पे रजिस्टर हो, या फिर फॉरेन कंट्री से आपको किसी प्रकार की कोई इनकम हो रखी है, ठीक है। और इसके बाद इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आप कवर्ड हो, ठीक है। और इसके बाद कोई भी आपके लॉसेस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रखे हैं, या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हैं, तो फिर आईटीआर 4 में आप उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आपने देख लिया किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन कौन सी इनकम आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में रिपोर्ट करनी होती है। जो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का, इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। आईटीआर 1 आपको न्यू टैक्स रिजिम में बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए आपको दिखने वाली है, और यदि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आप इजीली यहां से आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहां पे यस पे क्लिक करके आप ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच कर सकते हैं। एक सैलरी क्लास पर्सन के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो जब चाहे तब न्यू टैक्स रिजिम में आ सकता है, जब चाहे तब ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकता है। दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जो आपकी रेंटल
इनकम रिपोर्ट होती है या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो आप जैसे रिपोर्टिंग करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रखी है, नॉर्मली जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है, जब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो, जो भी आपने होम लोन ले रखा उसका इंटरेस्ट आप पे करते हो, तो वो आपकी एक तरीके से लॉस ही होती है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 2 लाख रुपीस तक के लॉस को आप सेट ऑफ करा सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में आपकी कोई भी सेट ऑफ नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर यह है कि यदि आपके लॉसेस ज़्यादा हैं तो उस केस में आपको यदि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है और नेक्स्ट ईयर आपको इसको सेट ऑफ करना है तो आपको ITR 2 फॉर्म्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भी रेंटल इनकम है वो तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसके बाद जो आपकी इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो आप यहाँ पे इजीली जो है सेट ऑफ करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में आप किसी भी लॉसेस को किसी दूसरे इनकम से आप एडजस्ट नहीं करा सकते हैं। सैलरी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। और दोस्तों यहाँ पर जो एक मेजर चेंज किया गया है वो है कि आपको अब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जो भी इनकम आपको होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपको 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हो रखा है जो कि सेक्शन 112A में टैक्सेबल होता है तो आप इसकी रिपोर्टिंग अब ITR 1 में कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि यदि 1,25,000 के ऊपर यदि चला जाता है तो दोस्तों उस केस में आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ITR 2 या फिर 3 फाइल करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे ITR 1 में इसलिए रखा गया है सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अब जनरली जो सैलरी क्लास के एम्प्लॉय या पेंशनर्स होते थे जिन्होंने शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग की है और उनकी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के केस में 1,25,000 उससे नीचे आ रही थी तो उनको ITR 1 ना फाइल करके ITR 2 फाइल करना पड़ता था रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिल रही है वो 1,25,000 की मिल रही है सेक्शन 112A के लिए। तो अब आप ये काम ITR 1 में कर पाएंगे। और दोस्तों जो बैंक वाला सेक्शन है यहां भी देखिए मेंशन किया गया है कि आपकी इंडिया में जितनी भी बैंक अकाउंट्स हैं जो कि आपके पैन नंबर से लिंक्ड हैं वो आपको बैंक अकाउंट आप पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें IFSC कोड, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, और टाइप ऑफ अकाउंट, और आपको कोई एक बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिफंड लेने के लिए। यदि आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया रिफंड लेने के लिए तो आपका जो एक वैलिडेटेड अकाउंट होगा उसी में ये जो है रिफंड क्रेडिट किया जाएगा। मेक श्योर करें कि जब बैंक अकाउंट को आप ऐड करते हैं पोर्टल पे तो कोई भी अकाउंट जो कि डोरमेंट है, ठीक है, इनऑपरेटिव है, उसको आप पोर्टल पे ऐड ना करें। दोस्तों ITR 4 में भी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों ITR 4 भी आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही देखने को मिलेगा, और यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। तो ITR फाइल करते समय इसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इंटर करनी पड़ती है। दोस्तों मेक श्योर करें कि ड्यू डेट के पहले यानी कि 31 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो उसके पहले आप क्या करिए फॉर्म 10 IEA को सबमिट कर दीजिए, तभी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR 4 को फाइल कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर भी जो एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन 112A में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। तो जस्ट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यदि आपकी टोटल 1,25,000 तक है तो आप यहाँ पे सेल वैल्यू और कॉस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आएगी यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। दोस्तों यदि 1,25,000 के ऊपर चला जाता है तो उस केस में फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों की ये र्यूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि ITR फाइलिंग के फॉर्म्स को रिलीज करने में देरी की है, ITR की फाइलिंग भी देर से स्टार्ट होनी है, तो इसकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025 इसको भी गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए या एक्सटेंड ये हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप जो है 31 जुलाई को ही लास्ट डेट मानकर आपको अपना सारा काम करना है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।